नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना ये समास का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। और अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगे, चैप्टर बहुत ही अच्छा लगे, तो आप मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए साथियों, जानते हैं कि समास के बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं। अब देखो, जैसे लिखा है समास, तो समास होता क्या है, तो समास बनता कैसे, क्योंकि हम लोग संधि पढ़ चुके हैं ना, संधि पढ़ चुके हैं। तो समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। समास जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है सम और एक होता है आस। सम प्लस आस मिलके समास बना होता है। अब देखो, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है पास। देखो, एक पास होता है, एक सम का मतलब बराबर भी होता है, ठीक है। तो सम का मतलब क्या होता है, पास, और आस का मतलब क्या होता है, बिठाना, बिठाना, बिठाना या बैठाना, ठीक, बैठाना। देखो, पास में बैठाना यानी कि कोई दो पद हैं, दो पद हैं, उनको आपस में पास पास करना ही समास कहलाता है। और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण, ठीक है। ये होता है इसका क्या नाम, रूप, इसका यानी कि नाम, समास का जो नाम होता है वो होता है संक्षेपीकरण, ठीक है। अब देख लो, और एक चीज और लिख लो इसमें कि चीजों को पास लाना ही समास कहलाता है। यानी कि कोई दो चीजें, चीजों को पास लाना ही समास कहलाता है, ठीक। या ऐसे कह सकते हैं कि शब्दों का छोटा रूप करना, शब्दों का छोटा रूप करना, छोटा रूप करना ही समास कहलाता है। देखो, शब्दों का छोटा रूप करना ही समास कहलाता है। अब देख लो, जैसे जैसे देख लो, जैसे इसे देख लो, एग्जाम्पल इसके हैं। जैसे लिख लो अन्न और जल, अन्न और जल, अन्न और जल लिखा। अब देखो, इसे हम क्या कर सकते, इसे हम पास कैसे करेंगे। अब जैसे जो दो दो शब्द है ना, अब इनको हम पास कैसे करेंगे, वो क्या करेंगे, वो लिख देंगे अन्न जल। देखो, जो ये योजक चिन्ह लगा ना, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, ठीक, योजक चिन्ह लगा दिया ना, योजक चिन्ह लगा दिया है। और यहीं पे देख लो, यहीं पे जैसे लिखा है विद्या के लिए आलय। अब इसका जो संक्षिप्त रूप होगा वो क्या होगा, वो होगा विद्यालय, वो क्या होगा, वो होगा विद्यालय। तो देख लो, यानी कि एक सीधी छोटी सी परिभाषा होती है, छोटी परिभाषा होती है कि जो भी शब्द है उसे बहुत ही छोटे में करना, बहुत ही छोटे रूप में ही बोलना या करना ही समास कहलाता है। ये एक अपने हिसाब से एक वो बना सकते हो ना, एक परिभाषा कि कोई भी शब्द है, बड़ा सा शब्द है, उसे अपने शब्दों में छोटा करना ही, उसे अपने शब्दों में छोटा करना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे कि देखा होगा, बहुत जगह पे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे डीएम बोलते हैं। तो डीएम क्या है, ये क्या है, ये एक छोटा रूप ही तो है ना, छोटा रूप। यानी कि पेन की जो है स्याही बच रही है ना, स्याही बच रही है और समय भी बच रहा है, ठीक, समय भी बच रहा है। यानी कि क्या मतलब है, कोई भी चीज को छोटा करना ही क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। अब ठीक है, अब देख लो आगे, अब इनकी क्या है, अब इनकी डेफिनेशन लिखो। जैसे कि समास लिखो, समास की
प्रक्रिया, समास की प्रक्रिया में बना शब्द सामासिक शब्द या सामासिक पद कहलाता है। समास की प्रक्रिया में बना शब्द सामासिक शब्द या सामासिक पद कहलाता है। जैसे कि अब नहीं समझ पाओगे ना कि ये क्या है दुनियादारी। समास की प्रक्रिया में बना शब्द सामासिक शब्द या सामासिक पद कहलाता है। देखो जैसे कि लिखा है माखन चोर, माखन चोर। जैसे देखो लिखा है माखन चोर। अब माखन चोर लिखा है, अब क्या करोगे? अब इसका क्या है, अब सामासिक पद ये हमारा लिख गया है। अब क्या करें, समास की इसमें प्रक्रिया करते हैं। तो देखो वो प्रक्रिया जब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये होगा माखन को चुराने वाला। देखो इतनी बड़ी बात को सिर्फ कितने शब्दों में कह दिया, छोटे से शब्दों में कह दिया माखन चोर। अब अगर यहीं पे कहते हैं कि माखन को चुराने वाला, समय भी लग रहा है ना बताने में, डायरेक्ट कह दो माखन चोर, ठीक, डायरेक्ट कह दो माखन चोर, ठीक। और आता है, और जैसे लिख लो हवन सामग्री, हवन सामग्री, हवन सामग्री। देखो हवन सामग्री है तो क्या होगा यहाँ पे, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देखो हवन के लिए सामग्री को क्या बोलते हैं, सीधा योजक चिन्ह लगा दिया यहाँ पे, योजक चिन्ह लगा दिया और क्या बोल दिया, हवन सामग्री, ठीक है। तो अब समझ पाओगे ना आप कि समास का अर्थ जो होता है वो यही होता है कि कोई भी बड़ी बात को छोटे से शब्दों में कहना ही समास कहलाता है, ठीक, समास कहलाता है। और अब देख लो आगे, अब यहाँ पे लिखो कि सामासिक पद, सामासिक पद, सामासिक पद ही, सामासिक पद ही समस्त पद कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। देखो सामासिक पद ही क्या है, समस्त पद कहलाता है, ठीक, समस्त पद कहलाता है, ठीक है। और समस्त पद दो पदों से मिलकर बना होता है, और समस्त पद दो पदों से मिलकर बना होता है। क्या होता है कि सामासिक पद जो है दो सामासिक पद ही समस्त पद कहलाता है, और समस्त पद दो पदों से मिलकर बना होता है, दो पदों से मिलकर बना होता है। जैसे कि यहां पे देख लो, यानी कि लिख लो समस्त पद, दो पद कौन से होते हैं, दो पद कौन से होते हैं, यानी कि जो पहला पद होता है, पहला पद, और ये दूसरा पद। पहले पद को क्या कहते हैं, पहले पद को कहते हैं पूर्व पद, पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तर पद, उत्तर पद। देखो पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, अब यहां पे लिख दो पूर्व पद, पूर्व पद और उत्तर पद की पहचान करना। हेडिंग डालो, पूर्व पद और उत्तर पद की पहचान करना। तो देखो पहचान कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे, जैसे देख लो यहाँ पे लिख दिया है राजपुत्र, जैसे लिख दिया राजपुत्र।
राजपुत्र लिख दिया। तो देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा, ये क्या है, ये है राज, ठीक। राज का मतलब यानी कि राजा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो जो ये है, ये जो है ये क्या है, ये क्या है, प्रथम पद है, ये पूर्व प्रथम पद है ना, और प्रथम पद क्या कहलाता है, यही कहलाता है पूर्व पद, पूर्व पद कहलाता है ना, पूर्व पद। और ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये द्वितीय पद होता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उत्तर पद, उत्तर पद। और एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे कि नोट में लिख लो, ये नोट में लिख लो, नोट डाल के लिख लो, जैसे देख लो हमने लिख दिया ईंट, ठीक, ईंट लिख दिया, ठीक। और भी लिख लो, जैसे मकान लिख दिया, मकान लिख दिया, ईंट लिख दिया, ठीक। किताब लिख दिया, किताब, ठीक, किताब लिख दिया। अब इन्हें तोड़ो तो इनमें कोई क्या समास है, इनमें कोई समास है नहीं, इनमें संधि हो सकती है। देखो इनमें संधि हो सकती है, क्योंकि संधि का मतलब क्या होता है कि दो अक्षरों से मिलने वाले शब्द को क्या कहते थे, संधि कहते थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दो पदों से मिलने वाले शब्द को समास कहते हैं। दो पदों से मिलने वाले शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। वहां क्या था, दो वर्ड या दो अक्षर से मिलने वाले शब्द को क्या कहते थे, संधि कहते थे, ठीक। और जब शुरुआत में आ जाओ उधर थे ना कि वर्ड का यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या थी, वो थी वर्ड। और सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या थी, सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या थी, तो वो ध्वनि। और जो लिखित इकाई क्या थी, वो थी लिखित इकाई वर्ड थी। और भाषा की सबसे सार्थक इकाई जो थी, सार्थक इकाई थी, वो क्या थी, वाक्य शब्द, ठीक नहीं थी। अब वही आता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ईंट, ईंट लिखा है। अब इसको जैसे तोड़ो तो क्या, ई प्लस ता, देखो कोई सार्थक पद इससे निकलता है, नहीं निकलता ना, नहीं निकलता ना। तो एक चीज हमेशा याद रखो कि जिन पदों का यानी कि जिन शब्दों का या जिन पदों का, जिन शब्दों से दो अर्थपूर्ण शब्द नहीं बना सकते, उनमें कभी समास नहीं होगा। जिन पदों में मिलकर, यानी कि जिन दो पदों से मिलकर कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकलता है, अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकलता है, तो उन शब्दों में कभी क्या होगा, समास नहीं होगा। उन पदों में कभी क्या होगा, समास नहीं होगा, ठीक है। अब देख लो, अब ये यहां तक तो देखो देख लिया ना। अब आगे नेक्स्ट देख लो कि समास विग्रह क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, ठीक। समास विग्रह क्या होता है, हेडिंग डाल लो यहाँ पे, समास विग्रह, समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है, तो देखो समास विग्रह क्या होता है, किसी, लिखो यहाँ पे, किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार, किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से, जैसे कि कौन से, जैसे कोई अव्यय आ जाए, अव्यय, ठीक, या योजक चिन्ह आ जाए, कोई योजक चिन्ह, ठीक, या फिर विभक्ति आ जाए, ठीक, विभक्ति आ जाए, ठीक। ये चीज है ना, विस्तार से लिखना, विस्तार से लिखना ही क्या कहलाता है, लिखना ही समास का विग्रह कहलाता है, विग्रह कहलाता है। देखो समास का अर्थ क्या होता था, संक्षेपीकरण, यानी कि कोई चीजों को पास में लाना। और विग्रह का मतलब क्या होता है, यानी कि अलग करना। विग्रह का मतलब क्या होता है, अलग करना। वही तो देखो लिखा है, किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से लिखना, यानी कि संक्षिप्त पद यानी कि कोई छोटा पद लिखा है, उसे पूर्ण विस्तार से लिखना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि देखो उदाहरण देख लो, उदाहरण देख लो, जैसे कि लिख दिया है हमने, यहाँ पे लिख दिया सप्ताह, यहाँ पे लिख दिया क्या, सप्ताह लिख दिया। देखो जो सप्ताह लिखा, तो अब ये क्या लिखा है, ये संक्षिप्त परिचय लिखा ना,
संक्षिप्त परिचय लिखा है। अब देखो इसका क्या होगा, अब इसका जब हम वो करेंगे ना, इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा, यहाँ पे ये होगा 7 दिनों का समूह। देखो विग्रह क्या कहता है, विग्रह कहेगा 7 दिनों का समूह। देखो बहुत अच्छा था ना कि किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से लिखना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है, समास का विग्रह कहलाता है। और देखो दूसरा उदाहरण भी देख लो, दूसरा उदाहरण जैसे लिख दिया, जैसे लिख लिया चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमुख लिख दिया, ठीक है। अब जैसे क्या होगा इसका जब विग्रह करेंगे क्या होगा, चंद्रमा के समान मुख। देखो चंद्रमा के समान मुख ही क्या कहलाता है, चंद्रमा के समान मुख, और ये क्या था, चंद्रमुख। तो ये क्या लिखा था, ये लिखा था संक्षिप्त रूप, ये लिखा था संक्षिप्त रूप, और ये क्या लिखा है, इसका विग्रह लिखा है, ये इसका क्या लिखा है, विग्रह। तो अब तो आशा करते हैं ये तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया कि समास का विग्रह क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, ठीक है। अब यहां से नोट होते, यहां से स्टार्ट होते हैं अपने समास, यहां से स्टार्ट, ये तो रहा इसका परिचय, समास का परिचय था। अब यहां से स्टार्ट होता समास, कि समास हिंदी भाषा में, हेडिंग डालो हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में कुल, या हिंदी भाषा में कुल समास कितने होते हैं, ठीक। या तो ऐसे लिख लो और या फिर लिख लो कि हिंदी भाषा के अनुसार समास की संख्या, तो समास की संख्या कितनी होती है, 6। समास की संख्या कितनी होती है, वो होती है 6। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं। देखो समानता, प्रधानता के आधार पर जो होगा वो क्या होगा, समास के वो 4 भेद होते हैं। प्रधानता के आधार पर 4 होंगे, और अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि हिंदी भाषा के अनुसार समास की संख्या कितनी है, तो वो होगी 6। वो कितनी होगी, वो होगी 6। अब देख लो 6 कौन कौन सी होती है, वो लिख लो, 6 लिख लो या फिर 4 लिख लो, ठीक। पहले तो 6 लिख लो, जिसके ये लिख लो प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर कौन कौन से होते हैं देख लो, लिख लो यहाँ पे। नंबर 1 अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। नंबर दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, और द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, और नंबर चौथा जो आएगा वो आएगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, ये आ जाएगा बहुब्रीहि समास। अब देखो तत्पुरुष के, यानी कि जो होता है तत्पुरुष, तत्पुरुष के ही 2 भेद और माने जाते हैं। वो कौन से माने जाते हैं, वो माने जाते हैं द्विगु, द्विगु समास और कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और कर्मधारय, ये किसके ही भेद माने जाते हैं, ये तत्पुरुष के भेद माने जाते हैं। इसलिए देखो टोटल अगर पूछा जाए, टोटल पूछा जाए कि हिंदी भाषा के अनुसार समास की संख्या, तो यही 6 होते हैं पूरे। और अगर प्रधानता के आधार पे कहा जाए, प्रधानता के आधार पर, तो प्रधानता के आधार पर यहाँ पे 4 होते हैं। प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं, वो होते हैं 4। अब हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो द्विगु समास, और जो द्विगु समास होगा इसे पढ़ाएंगे हम अपनी अगली वाली क्लास में। हेडिंग डाल लो
द्विगु समास। देखो द्विगु समास से क्या करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। द्विगु समास से क्या करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखो लिख लो, यहाँ इसकी परिभाषा लिख लो, डायरेक्ट जो एग्जाम्पल होंगे वो हम पढ़ा देंगे अगले वाले वीडियो में। तो देख लो यहाँ पे लिख लो द्विगु समास। तो द्विगु समास का क्या मतलब होता है, द्विगु समास की जिसका पूर्व पद जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, जिसका पूर्व पद जो हो वो संख्यावाची हो और उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो। पूर्व पद का मतलब क्या होगा, पहला पद, उत्तर पद का मतलब दूसरा पद। यानी जिसका पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद कैसा हो, उत्तर पद जो हो वो प्रधान हो, तो वहां कौन सा समास होता है, वहां पे द्विगु समास होता है, वहां पे द्विगु समास होता है। अब जो इसकी कंडीशनें और डेफिनेशनें बनेगी ना, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छी, शानदार, जबरदस्त लगी होगी। तो क्या लेते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।